बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जिस करेंसी में चाहो इसी में हो सकती है, बस इसी हिसाब से माल की कीमत में फर्क पड़ जाता है। उसने जवाब दिया, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने जाने क्यों सवाल कर दिया। वक्त गुजारी के लिए उसने सादगी से जवाब दिया, मैं इस वक्त अंदर ही अंदर कुछ नर्वस हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। मैं ध्यान बटाए रखना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं मजीद 2 घंटे तक इसी तरह लेटा रहूंगा, जिस तरह ऑपरेशन टेबल पर मरीज पड़ा होता है। मैंने पूछा, मेरे तो अज़ा शैल हो गए हैं। अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं मर्दों वाला वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं इत्मीनान से बैठकर तुमसे कुछ मुज़ाकरत करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर जाने क्यों मेरी धड़कनें कुछ तेज हो गई हैं। तुम्हारी भूख का भी मुझे शायद कुछ मुदावा कर सकूं। वो चंद लम्हे गोया आंखों ही आंखों में मुझे तोलता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सूरत तो यही बताती है कि तुम मर्द बच्चे हो, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल एहतियात जरूरी है। उसने अपनी पतलून का पांचा खासा ऊपर तक उठाया। इसकी पिंडली पर चमड़े की तकरीबन बालशत भर लंबी न्याम सी बंधी हुई थी, जिससे हाथी दांत का दस्ता झांक रहा था। उसने दस्ता पकड़कर खींचा और लाश पाश करता एक खंजर न्याम से निकल आया। इसका फल बालशत भर से निकलता हुआ ही था। मैं तुम्हें खोलने लगा हूँ और एहतियातन बता रहा हूँ कि खंजर मेरे हाथ में हो तो मुझसे पंगा लेने वाले को पछताने की भी मोहलत नहीं मिलती। वो उठते हुए बोला, और इस वक्त मैं अंदर ही अंदर नर्वस भी हूँ, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। और जब मैं नर्वस और भूखा होता हूँ तो बातें बहुत करता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह इसकी शहरक काट डालता हूँ, जिसे तुम किसी स्प्रिंग को पूरी कुव्वत से खींचते रहो और वो टूट कर अचानक तुम्हारे मुंह पर आ लगे। वो वाकई बहुत बातें कर रहा था। खंजर को इसने माहिराना अंदाज में पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इसने कभी किसी की शहरक काटी होगी। वो खूनी लगता नहीं था। उसने मेरी एक हाथ की बंदिश काटी और मेरी आंखों में झांका, शायद अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी नीयत में कोई खराबी आई है या नहीं। हालांकि मेरा अपने आप को ख्वाह मुख्वा जहमत देने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा होता तब भी कुछ करने की सोचता। दूसरे हाथ की बंदिश काट कर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। कमबख्त कुछ ज्यादा ही मोहतात था। हाथ खुलते ही मैंने अपना सर टटोल कर देखा। गुद्दी के करीब एक और छोटा सा सर नमूदार हो चुका था, लेकिन अफसोस के इसमें अकल नहीं, सिर्फ दर्द था और कुछ खून भी रेस रेस कर बालों की जड़ों में जम चुका था। तुम्हारी इतनी ज्यादा बातों और दोस्ताना रवैये की बदौलत मेरा दिल तुम्हारी तरफ से इतनी जल्दी साफ हो गया है, मैंने चोट को सहलाते हुए कहा, वरना शायद मैं इस ज़र्ब का इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे इस खुरपी नुमा खंजर की परवाह किए बगैर तुम पर टूट पड़ता। वो मुझसे कुछ फासले पर खंजर थामे मोहतात अंदाज में खड़ा था। मैंने इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उठकर पहले लोहे के एक शेल्फ से सर दर्द की 2 गोलियां निकालकर पानी से खाई, फिर मिट्टी के तेल का चूल्हा रोशन किया जो मैंने कभी कभार के छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था। मैंने 2 अंडे उबाल कर और दूध की एक प्याली गर्म करके इसके सामने रखी तो वो खासा हैरान नजर आने लगा। शायद इसे मेरी तरफ से किसी किस्म की मेजबानी की तवक्को नहीं थी। कुछ सोचकर उसने बिल आखिर एहतियात को बलाए ताक रखते हुए खंजर न्याम में रख लिया और अंडे हड़प करने लगा। ताहम उसकी नजर मुझ पर ही थी। मैं पलंग पर टांगे लटकाए बैठा था। पिछले कई मिनट से खेमे में सुकूत तारी था। मैं इस दौरान मुसलसल सोचता रहा था, कुछ इन बातों के बारे में जो इसने बताई थी और कुछ अपने मुस्तकबिल के बारे में। बिल आखिर मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो अंडे निकल चुका था और अब बेसब्री से गर्म दूध के बड़े बड़े घूंट भर रहा था। एक लम्हे के लिए रुक कर वो होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, मुझे तुम अशरफ खान कह सकते हो, आपस की बात है। वैसे ये मेरा असली नाम नहीं है। असली नाम से मुझे कोई गर्ज भी नहीं। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हें मुखातिब करने के लिए
लिए कोई नाम चाहिए था। हाँ तो अशरफ खान, तुम मुझे अपना साथी क्यों नहीं बना लेते? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और मेरा दावा है कि मैं खासा काम का आदमी हूँ। उसने दूध का प्याला खाली करके तुपाई पर रखा और चंद लम्हे खामोशी से मुझे घूरता रहा। क्या तुम संजीदा हो? बिल आखिर उसने पूछा। मौत की हद तक, मैंने जवाब दिया। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने पूछा। मैंने तुम्हें इसलिए शराकत की पेशकश नहीं की कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने लगो, मैंने कदरे रुखाई से कहा। बहुत सी बातें बताने की नहीं होती और ना ही इनके इजहार का कोई फायदा होता है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम खुद ही इस बात को समझ जाओगे। मैं यहाँ एक मामूली मुलाजिम हूँ और आसार यही है कि अगर इस कंपनी में रहा तो मामूली मुलाजिम ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई हुनर है और ना ही खास तालीम, जबकि मैं बहुत सी दौलत कमाना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा दौलत का कोई जायज रास्ता मुझे नजर नहीं आता। मैंने लाइन बदलने का फैसला कर लिया है। रुपया कमाना हमारी लाइन में भी आसान नहीं। वो एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला। इसमें भी जायज कारोबार ही की तरह मेहनत है, मशक्कत है, दर्जा बंदियां हैं। हमारे दरमियान भी सरमायादार तबका, गरीब तबका, मिडिल क्लास, ये गर्जी के हर तरह की मखलूक पाई जाती है। कारोबारी रकाबतें, एक दूसरे की टांग खींचना और आगे बढ़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना, ये सब कुछ हमारे यहाँ भी होता है। हमारे धंधे में भी किस्मत बाद का साथ देती है, बाद का नहीं देती। गर्जी के सब कुछ इसी तरह है जिस तरह जायज कारोबार की दुनिया में होता है, लेकिन बहरहाल हमारा कारोबार नाजायज है। इसलिए हम वतन के दुश्मन भी हैं, मुजरम भी, कानून की राह का रोड़ा भी हैं और अपने जमीर के मतऊन भी। अगर तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो तो मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन इस लाइन को फूलों की सेज समझकर मत आना और ये भी मत समझना कि आज इस धंधे में पड़ोगे तो आज ही से तुम पर खून बरसने लगेगा। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो तुम अपनी लाइन क्यों नहीं बदल लेते? मैंने पूछा। अगर जायज कारोबार जितनी ही कुवारी उठानी है तो फिर जान हथेली पर क्यों रखी जाए? यही मैं भी आज तक नहीं समझ सका। वो ठंडी सांस लेकर बोला। मैंने खुद भी बारहा जायज कारोबार की तरफ जाने का सोचा, लेकिन मुझे कभी हालात मुनासिब नजर नहीं आए। शायद बात बस इतनी है कि जो जिस लाइन में बस गया इससे निकलना दुश्वार हो जाता है। शायद कुछ छोटे स्मगलर सोचते हैं कि बहुत सा रुपया आ जाए तो वो जरा शान से कोई कारोबार करें, लेकिन जब वो इस सतह पर पहुंचकर कोई कारोबार करने की सोचते हैं तो बेशुमार दुश्वारियां रास्ते में हायल नजर आती हैं और फिर इस वक्त तक उनका अपना धंधा इतना आसान, वसी और मुनाफा बख्श हो चुका होता है कि जायज कारोबार में ज्यादा कशिश नजर नहीं आती। इसके बावजूद बहरहाल बहुत से बड़े स्मगलर अपने धंधे को कानूनी आड़ फराहम करने के लिए बहुत से कारोबार भी करते हैं, लेकिन इसके लिए भी पहले बहुत सी कानूनी दीवारें फलांगनी पड़ती हैं। बहरहाल तरक्की की उम्मीद तो की जा सकती है ना? मैंने पूछा। हाँ, बशर्ते कि आदमी सख्त जान हो और जान की इसे कोई परवाह न हो, उसने जवाब दिया। जान की परवाह करके हमें क्या करना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अपना कौन सा कोई दुनिया में रोने वाला बैठा है? बाकी रही सख्त जानी तो वो तुम खुद ही देख लेना। मुझे अपने मुतल्लिक कुछ और बताओ, उसने फरमाइश की। तुम पूछते जाओ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा। उसने मुझसे यूं सवालात करने शुरू कर दिए जैसे वो मेरी सवाने उम्री मुरतब करने का इरादा रखता हो। मैंने हत्तल इम्कान सच्चाई से हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, यानी इस हद तक सच बोला जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं था। वो मेरे बारे में तकरीबन सब कुछ जान चुका तो मुतमिन अंदाज में सर हिलाने के बाद हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिलाओ हाथ। आज से हम 50-50 के पार्टनर हुए। क्या तुम आज रात ही मेरे साथ रवाना होना चाहते हो? मुझसे हाथ मिलाते हुए इसने पूछा। वो कमरे में टहलने लगा था। हाँ, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। तख्त या तख्ता किस्म के आदमी मालूम होते हो, सोच विचार में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। वो मुस्कुराया। ये तुम्हारी खूबी पसंद आई। फिर उसने आगे झुककर मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और वापस जाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं अभी 1 घंटा और यहीं गुजारना चाहता हूँ। इस दौरान बेहतर है गपशप करने की बजाय मैं तुम्हें इस धंधे के मजीद नशीबो फराज समझा दूं जिसमें तुम शरीक होने जा रहे हो। अगर तुम्हारा जहन थोड़ा सा भी तीखा है और तजर्बात से पहले ही तुमने इन बातों को जहन नशीन कर लिया तो बहुत फायदे में रहोगे, बजाय इसके कि इंसान खुद मार खा खा कर वो तजर्बात हासिल करे। बेहतर होता है कि किसी और के तजर्बात से इस्तेफादा कर लिया जाए। वो किसी बूढ़ी रूह की तरह मेरे जहन की सोच पर तजर्बात रकम करने लगा। मुख्तलिफ
दाव पेच, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से मामला साजी, हालात से निपटने के तरीके और न जाने क्या कुछ। आध पौन घंटे ही में मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने कोई तरबीती कोर्स मुकम्मल कर लिया है। अशरफ खान तो बातों से जितना अक्लमंद लगता था, शक्ल से नहीं लगता था। लफ्जों की हद तक तो वो दानिशमंदी और तजर्बात का एक समंदर मालूम होता था। मैं हतल इम्कान यकसोई से इसकी बातें सुन रहा था और जहन नशीन करने की कोशिश कर रहा था। वो जब खामोश हुआ तो मैं अपनी राय का इजहार किए बगैर न रह सका। यार, बातों से तो तुम इस मैदान के बेताज बादशाह लगते हो, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। बज़ाहिर अपनी तरह दरवेश ही लगते हो। मैं समझ गया। वो मेरी बात काटते हुए बोला, तुम कहना ये चाहते हो कि बज़ाहिर तो मैं कंगला नजर आता हूँ, हकीकत में भी मैं अपनी लाइन में स्मगलरों के हिसाब से कंगला ही हूँ। और इसकी वजह ये है कि मुझ में एक बहुत बड़ी खामी है। मैं बहुत जल्द दूसरों पर एतबार कर लेता हूँ। कम से कम एक स्मगलर में ये खामी हरगिज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वज़ेदारी, मरवत वगैरह जैसी बीमारियां भी इसे लाहक नहीं होनी चाहिए। लोगों से हत्ता के अपने साथियों तक से मामलत में इसे खासी हद तक शफाक होना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली। कमाया हमने भी बहुत, लेकिन लोगों ने हमारे पास रहने नहीं दिया। बहरहाल इसमें लोगों का ज्यादा कसूर नहीं, मेरी अपनी खामियों का ज्यादा दखल है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। तुम अपनी जो इंतहाई जरूरी चीजें साथ ले जाना चाहते हो वो पैक कर लो। कोशिश करना कि तुम्हारे साथ एक सूटकेस के अलावा कुछ ना हो। मेरे पास एक सूटकेस भी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बड़ा तही दस्त किस्म का इंसान हूँ, सिर्फ एक बैग लेकर चलूंगा और वो तैयार करने में मुझे चंद मिनट लगेंगे। मैं ये बैग तैयार कर चुका तो अशरफ खान सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, तुम्हारा यहाँ से जाने का क्या तरीका होगा? चुपचाप ही गायब हो जाओगे या किसी को इतला देकर जाओगे? इतला देकर जाऊंगा, मैंने कहा और तपाई सामने रख कर कागज कलम लेकर साइट इंजीनियर साहब के नाम एक रुका लिखने लगा। रुका लिख कर तय करके मैं उठ खड़ा हुआ। अशरफ खान भी उठ खड़ा हुआ। कैनवस का थैला उसने दोबारा सीने से बांध लिया था और जैकेट की जेब बंद कर ली थी। मैंने अलविदाई नजर खेमे पर डाली। मेरा बेशतर सामान इस वक्त भी रोजमर्रा किसी बेतरतीबी से बिखरा पड़ा था और हर चीज गोया हैरत से मुझे तक रही थी। बेज़बाने खामोशी पूछ रही थी, ये तुमने अचानक ही हमें छोड़ कर जाने का फैसला क्यों कर लिया? अजीब सैलानी आदमी हो तुम भी। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले यूं चुटकी बजाते ही कर लेते हो। हिजरत की तो गोया तुम्हें आदत सी पड़ गई है। अभी एक दर तुम पर बंद नहीं होता, लेकिन तुम अपनी गुदड़ी कंधे पर लाद कर दूसरे दर की तलाश में निकल खड़े होते हो। मेरी जिंदगी का ये एक और बाब था जिसे मैं आज खुद ही बंद कर रहा था। हर वो जगह जहां आपने 2-4 दिन गुजारे हों, इससे एक अजीब उनसीयत सी हो जाती है, ख्वाह वो एक खेमा ही हो। ये उनसीयत मेरे दिल में भी एक कसक सी जगा रही थी, मगर साथ ही एक अजीब सी बेकली भी थी जो मुझे उकसा रही थी कि यहाँ से निकल चलो, यहाँ अब तुम्हारे लिए बेहतरी का कोई इम्कान नहीं रहा। आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी मंजिल कहीं ना कहीं और है। जिस रोज मंजिल पर पहुंच जाओगे तुम्हें खुद ब खुद ही करार आ जाएगा। यहाँ से कुछ दूर एक और शिकस्ता सा खेमा था जिसमें बड़े मजबूत दिल वाली लाली नाम की एक लड़की रहती थी। इसके खेमे में भी मेरी जिंदगी का एक नकाबले फरामोश और सनसनीखेज बाब लिखा गया था, जिसके अंजाम ने एक बार तो मुझे कलाबादियां खिला दी थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे गुमान गुजरा कि शायद ये लाली ही की आंखें फेर लेने का असर था कि हर चीज ने आंखें फेर ली थी, हर चीज से एतबार उठ गया था। वो मेहरबान थी तो गोया सारा जग मेहरबान था। जाने क्यों मेरे सीने की गहराइयों से एक आह सी निकल गई और मैं अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक देने की कोशिश करते हुए अशरफ खान की तरफ मुड़ा। वो बगौर मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे खेमे से बाहर चलने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने पूछा, हम अब जाग कहाँ रहे हैं? जहाँ मैंने गाड़ी छुपाई थी, काश वो वहीं मौजूद हो। इसमें 50,000 के सोने का एक छोटा सा पैकेट और जाली वलायती शराब की 6 पेटियां मौजूद हैं। कार से उतरकर भागते वक्त मैंने सोने का पैकेट तो साथ ले ही सकता था, लेकिन वो मैंने कुछ ज्यादा ही हिफाजत से छुपा कर रख दिया था, निकाल ही नहीं सका। शराब के आइटम में भी मैंने कुछ अरसे से ख्वाह मुख्वाह ही हाथ डाल दिया है। मुनाफा गो के इसमें भी काफी है, मगर ये बहुत जगह घेरती है। मुझ जैसे काम
कम वसाइल वाले आदमी के लिए बड़े पैमाने पर इसकी नकलो हरकत मुश्किल है। इन दिनों चूंकि अपने यहाँ भी असली और जाली हर तरह के शराब आसानी से दस्तयाब थी, इसलिए स्मगल करने की क्या तुक थी ये मेरी समझ में ना आया तो मैंने अशरफ खान से पूछा। वो बोला, अपने यहाँ जो जाली वलायती शराब बनती है वो साफ पहचानी जाती है कि ये जाली है। पड़ोसी मुल्क में जो जाली वलायती शराब बनती है वो बड़े आराम से वलायती के धोखे में निकल जाती है। तुम्हें ये कैसे यकीन है कि गाड़ी रेंजर्स के हत्थे नहीं चढ़ी होगी? मैंने पूछा। इन्हें दरअसल ये तासर मिला था कि गाड़ी में हम 2 आदमी हैं और जब हमने देखा कि गाड़ी की वजह से हम कहीं न कहीं फंस जाएंगे तो एक गाड़ी से निकल कर भागा और दूसरा गाड़ी लेकर भाग गया और माल लेकर जंगल में रुपोश होने की कोशिश करने लगा। मैं खामोश रहा। हम नहर के पुराने पुल की तरफ जा रहे थे। बादलों के टुकड़ों से छेड़छाड़ करता हुआ नामुकम्मल सा आसमान की तरफ गोया सफेद राख की तरह बिखरी हुई थी। मैंने मुड़कर देखा। मेरी और लाली की खैमा बस्तियों, देव हैकल मशीनें, पत्थरों के अंबार, सब कुछ बहुत पीछे रह गया था। अब इनके हेवले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग कुछ नशीब की तरफ जा रहे थे। पुल पार करके हम कच्चे रास्ते पर चलने लगे। वीराने में भटकती हुई 2 बदरूहों की तरह एक मोड़ पर पहुंचकर वो बाएं तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ फौजी बैरक्स हैं। नाजायज माल पास हो तो कभी भूल कर भी इस तरफ न जाना। ये रास्ते, ये सिमतें सब अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। 15-20 मील का यही इलाका हम छोटे स्मगलरों की कायनात है। सारी आंख मचोली हमें इसी इलाके में खेलनी होती है। वो सामने तकरीबन 4 मील लंबा और 2.5-3 मील चौड़ा घना जंगल फैला हुआ है, जिसके कुछ हिस्से में दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंचती। इसी जंगल में हम स्मगलरों, डाकुओं और जासूसों की बहुत ही पनाहगाहें मौजूद हैं। फिर वो किसी माहिर इंस्ट्रक्टर की तरह एक से दूसरे सिरे तक इशारा करते हुए और उंगली से हवा में लहरिया सा बनाते हुए बोला, और वहां तक यूं लहरिए किसी शक्ल में सरहदी इलाका है। अगर तुम किनारे किनारे चलो तो कभी सरहद तुम्हारे इतने करीब होगी कि एक कदम बढ़ा तो दूसरे मुल्क में और कहीं सरहद कई मील दूर होगी। वो जिधर जिधर इशारा कर रहा था मुझे इन एतराफ में स्वाए झाड़ियों, दरख्तों, टीलों और नाहमवार मैदानों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अशरफ खान मेरी नजरों के खालीपन को महसूस करते हुए बोला, दूर दूर से तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ रहोगे तो ये इलाका तुम्हारे लिए अपना घर बन जाएगा। वो एक बार फिर चलने लगा। मैं इसके साथ था लेकिन मेरा जहन ना जाने कहाँ था। मैं अपने बारे में गौर कर रहा था कि मुंह उठाकर इस नई राह पर चल तो निकला था, ये मुझे रास भी आएगी या नहीं। कुछ देर बाद हम जंगल में दाखिल हो गए लेकिन ज्यादा दूर तक दरख्तों के दरमियान नहीं चले। जल्द ही दोबारा खुले में निकल आए। फिर हमने एक नाला अबूर किया जो था तो तकरीबन खुश्क ही, लेकिन फिर भी इससे गंदे नाले जैसी बदबू उठ रही थी। हम दूसरी तरफ ढलान पर उतरे तो जैसे पहाड़ी सा इलाका शुरू हो गया। कहीं नशीब, कहीं फराज, कहीं मुस्ता रास्ता, कहीं टूटी फूटी सी चट्टाने और नीम पुख्ता जमीन। यहाँ कहीं तो बहुत ही घनी झाड़ियाँ और कहीं कदे आदम घास के झुंड मौजूद थे और इनके दरमियान बरसाती पानी ने टेढ़ी मेढ़ी पट्टियां सी खींच दी थी। ये इलाका किसी वीरान जजीरे से मुशाबा था, वैसे ही वीरान जजीरे जैसे मैंने कभी कभार अंग्रेजी फिल्मों में देखे थे। मजीद तकरीबन 1 मील का फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर ना हमवार जंगल ही से मुशाबा इलाके में पहुंच गए, लेकिन यहाँ दरख्त और झाड़ियाँ बहुत छिद्री थी। इनके दरमियान से गुजरते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सामने ही पुराने पुराने दरख्तों का एक बड़ा सा झुंड नजर आ रहा था। दफातन अशरफ खान ने मेरे बाजू को झटका देते हुए सरगोशी की। होशियार वो घुटनों के बल गिर कर चौपाया सा बन गया। मैंने इसकी तकलीद की और बैग रेत पर रखकर इसका फीता उंगलियों में फंसा लिया। अशरफ खान किसी गुसीले बकरे की तरह नथने फुलाए सामने झुंड की तरफ देख रहा था। मैंने भी अब तवज्जो दी तो एहसास हुआ झुंड के दरमियान कहीं कहीं से रोशनी फूट रही थी और शायद ये रोशनी मुतहरक भी थी। वहाँ कोई मौजूद है। अशरफ खान ने सरगोशी की। ये रेंजर नहीं हो सकते क्योंकि इस इलाके में इन्होंने मेरा सुराग खो दिया था। दोबारा इन्होंने मुझे इस वक्त देखा था जब मैं कार छुपाकर पगडंडी पर पहुंचा था। वैसे भी ये लोग चोरों की तरह हरकत कर रहे हैं। गाड़ी इसी झुंड में मौजूद है? मैंने पूछा। हाँ, अशरफ खान ने असबात में सर हिलाया। मैं हैरान रह गया। अगर वो इस इलाके में इस झुंड तक कार ले आया था और वो भी इस हालत में कि रेंजर की जीप इसके ताक़ुब में थी, तो मेरे ख्याल में इसे बेहतरीन ड्राइवर का
अवार्ड मिलना चाहिए था। आओ जरा देखें कौन है। अशरफ खान ने इशारा किया और हम चौपायों की तरह आगे बढ़ने लगे। बैग को मैं अपने साथ घसीटे जा रहा था। जो हम झुंड के करीब पहुंचते जा रहे थे, बरगदों की लटकी हुई जड़ों के दरमियान से अंदर का मंजर कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। मजीद करीब पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ झुंड में 3 आदमी मौजूद थे। तीनों के पास ताकतवर टार्चें मौजूद थीं और वो बड़े इन्हमाक से कार का मुआयना कर रहे थे, जैसे इन्होंने जिंदगी में पहली बार कार देखी हो। वो मटियाले रंग की कई साल पुराने मॉडल की एक फोर्ड वैगन थी। वो 3 आदमी जो इसका मुआयना कर रहे थे गहरे गहरे रंगों की ढीली डाली शलवार कमीजों में थे। सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां थीं और हर एक की कमर में कारतूसों की पेटी बंधी हुई थी। कंधों से बंदूकें लटकी हुई थीं। इनमें से एक की मुझे शक्ल भी नजर आई। इसकी दाढ़ी झाड़ जंकाड़ की तरह बड़ी हुई थी और मूछें भी इसमें इस तरह मदगम थीं कि दहन नजर ही नहीं आ रहा था। इनके घोड़े भी करीब ही खड़े हुए थे। वो यकीनन डाकू थे। इनमें से 2 तो मजहूल से ही थे, अलबत्ता एक ताकतवर और मजबूत नजर आता था। ताकतवर शख्स खिड़की के शीशे से रोशनी कार में डालते हुए बोला, ये तो बहरहाल तय है कि कार किसी स्मगलर की है। ऐन मुमकिन है कि कार में व्हिस्की के अलावा भी कुछ माल हो। एक मजहूल शख्स बोला। निकले थे घोड़ों को पानी पिलाने। दूसरा मजहूल डाकू बोला, आगे मिल गई व्हिस्की। कोई बात नहीं, घोड़ों को आज व्हिस्की ही पिला देते हैं। इन्हें भी ऐश करने दो। क्या याद करेंगे कैसे नवाब किस्म के मालकों से वास्ता पड़ा था। पहला मजहूल बोला, शायद व्हिस्की पीकर ये तरंग में आकर हमें किसी ऐसी सिमत में ले जाएं जहां कोई मोटा शिकार हाथ आ जाए। काफी दिनों से रू रू ही हो रही है। मामूली चोर उचकों की तरह राहगीरों से घड़ियां और 100-200 रुपए छीन कर कब तक गुजारा होगा। जसीम शख्स कार का मुआयना करते करते मुड़कर बोला, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि चलकर कोई बस वगैरह लूटते हैं। दूसरा मजहूल सा शख्स बोला, बशीरे और सरदार के जख्म भर जाएं, फिर सही तरह काम शुरू करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ गुजारा करने वाली बात है। अच्छा यार, बातों को छोड़ो। जसीम शख्स सीधा होते हुए बोला, अब मसला ये है कि इस माल को डेरे तक किस तरह ले चलें। शराब की पेटियां घोड़ों पर लाद कर ले जाना तो मुश्किल है और फिर कार की अंदर से अच्छी तरह तलाशी भी लेनी है। क्या ख्याल है, खिड़की का शीशा तोड़कर दरवाजा खोल लूं? हाँ, मेरा ख्याल है तोड़ ही लो। एक मजहूल से डाकू ने पुरख्याल लहजे में कहा, कार ही को डेरे पर ले चलते हैं। उसने सर की हरकत से बारिश मजहूल की तरफ इशारा किया। फिदा हुसैन को ड्राइविंग तो आती ही है, मगर चाबी के बगैर गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? जसीम डाकू ने पूछा। ये कोई मसला नहीं, बारिश डाकू बोला, मैं स्विच तोड़कर अग्रेशन की तारें जोड़ लूंगा। इसी लम्हे मेरे करीब ही अशरफ खान ने सरगोशी की, साले बातें तो इस तरह कर रहे हैं जैसे बाप का माल है। दुख सहें बीफ फाख्ता कबे अंडे खाएं। हम तो इस माल की खातर मरते मरते बचे हैं। जान हथेली पर रखकर दोबारा यहाँ तक आए हैं और ये आराम से इसे ले जा रहे हैं। मैंने देखा उसने खंजर न्याम से बाहर आ चुका था। वो कुछ आगे को खिसकते हुए पहले से भी धीमी सरगोशी में बोला, तुम सिर्फ इस जसीम डाकू को संभाल लेना, बाकी दोनों को मैं देख लूंगा। कोशिश करना कि तुम्हारा शिकार हलाक न होने पाए। मैं बिला वजह की खूनरेजी पसंद नहीं करता। वो इस तरह बात कर रहा था जैसे मेरे हाथ में कोई बहुत ही तबाहकुन हथियार मौजूद है और मैं जाते ही इस शख्स के परखच्चे उड़ा दूंगा। जबकि हकीकत ये थी कि मुझे खुद इस डाकू के हाथों अपनी हलाकत का अंदेशा था, क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा जसीम था और इसके हाथों में बंदूक भी थी, जबकि मैं खाली हाथ था। बहरहाल ये एक तरह से अशरफ खान की नजर में शायद मेरी काबिलियत का इम्तिहान था और मैं इस पहले ही इम्तिहान में अपने आप को नाअहल साबित नहीं कर सकता था। मैंने बैग छोड़ दिया और हम दोनों दरिंदों की तरह झाड़ जंकाड़ को धीरे धीरे चीरते हुए आगे बढ़े। अगर वो तीनों कार की तरफ मतवज्जो न होते तो हमारी हरकत से पैदा होने वाली सरसराहट सुन सकते थे। मैंने ऐन उस वक्त जसीम डाकू पर छलांग लगाई जब वो बंदूक का बट मारकर कार की खिड़की का शीशा तोड़ चुका था। अशरफ खान ने भी मेरे साथ ही छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो किस हाल में था। मैंने अलबत्ता अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत महसूस किया कि मेरा छलांग लगाने का अंदाज मेरे लिए कारआमद रहा था। इसी की बदौलत वो भैंसा मेरे काबू में आ गया। दरअसल जब मैंने उस पर छलांग लगाई तो वो झुका हुआ था। इसकी गर्दन सीधी इसी खिड़की में चली गई जिसका उसने शीशा तोड़ा था। किनारों पर उभरी हुई कीली किरचियों ने उसके चेहरे और गर्दन को ना जाने किस हद तक चीर डाला था। वो बुरी तरह चीखा और बंदूक उसके हाथ से
से छूट गई। मैं उसकी कमर पर सवार था। मैंने उसे खिड़की में कुछ और आगे तक ठोंसा, फिर इसकी कमर से उतरकर जमीन पर गिरी हुई इसकी बंदूक उठा ली। जैसे ही वो खिड़की से सर निकालने में कामयाब हुआ, मैंने उसकी कनपट्टी पर बंदूक का बट रसीद किया और वो वहीं ढेर हो गया। उसका चेहरा और गर्दन लहू में तर थी और मजीद खून उबल रहा था। बहरहाल वो जिंदा था। मैंने अशरफ खान की हदायत का ख्याल रखा था और इस पर गोली नहीं चलाई थी। मेरे ख्याल में इसमें मेरी ताकत को कम और खुशकिस्मती को ज्यादा दखल था कि मैं महज चंद लम्हे ही में इस पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। मैंने पलट कर देखा, अशरफ खान खून में लिथड़ा हुआ खंजर लिए कुछ हैरान परेशान सा खड़ा नजर आया। दोनों मजहूल डाकू चित पड़े थे और उन पर एक नजर डालते ही मुझे मालूम हो गया कि वो मर चुके हैं। इनके चेहरों वगैरह पर कहीं खराश तक नहीं आई थी, बस इन दोनों के पहलू से बल बल खून बह रहा था। अजीब आदमी था ये अशरफ खान भी। मुझे बेवजह खून रेजी से परहेज करने की तलकीन करके खुद इसने चश्मे जदन में दोनों डाकुओं का सफाया कर दिया था। वो गोया सफाई पेश करते हुए बोला, अगर मैं इन दोनों को ना मारता तो इनमें से एक यकीनन मुझे मार डालता। मैंने कोई जवाब न दिया और कपड़े झाड़कर इसकी तरफ बढ़ा जहां मैं अपना बैग छोड़ आया था। दफातन मैंने हिनहिनाहट की ऐसी खौफनाक आवाज सुनी जिसने मुझे लर्जा दिया। घोड़ों की हिनहिनाहट मैंने जिंदगी में जाने कितनी बार सुनी थी, मगर इसमें कोई अजीब सी ही बात थी, एक अजीब सी दरिंदगी। मैंने बरवक्त ही पलट कर देख लिया। वो 3 घोड़े जिन्हें मैंने एक तरफ खड़े देखा था, उनमें से अनाबी रंग का एक घोड़ा अगले दोनों पांव उठाए मुझ पर झपट रहा था। उसके मुंह से कफ बह रहा था और चौड़े चौड़े दांत खौफनाक अंदाज में झांक रहे थे। इस वक्त वो घोड़ा नहीं कोई और ही खौफनाक मखलूक लग रही थी। मैंने उसकी तरफ एक झलक ही देखी। दूसरे ही लम्हे इस्तरारी अंदाज में अपनी जान बचाने के लिए मैं जमीन पर गिरा और लुढ़कता चला गया। अगर मैं बरवक्त अपनी जगह से ना हटा होता तो घोड़े ने यकीनन मुझे टापों से कुचल और दांतों से बम्बोट डाला होता। घोड़े ने जब देखा कि मैं बच गया हूँ तो वो बिजली की सी फुर्ती से उछला और एक बार फिर उसने अपने पूरे दहन से मुझे टापों तले कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मैं हतल मकान फुर्ती से एक तरफ को हो गया था। मैं उठने लगा तो घोड़े ने घूमकर बिजली की सी तेजी से मुझे दुलती रसीद करने की कोशिश की। ये दुलती गाड़ी पर पड़ी और इसमें 2 डेंट पड़ गए। जिस दुलती ने फोर्ड जैसी गाड़ी में डेंट डाल दिए थे, अगर वो मुझे पड़ गई होती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। राइफल में खुद लड़ाई खत्म होते ही ना जाने कहां रख चुका था और अब वाकई मैं खासा बदहवास हो चुका था। डाकुओं उन पर टूट पड़े थे और मार का सिर्फ चंद सेकंड का साबित हुआ था, लेकिन इस एक घोड़े ने मुसीबत खड़ी कर दी थी। वो घोड़ा यकीनन इस जसीम डाकू का था जिसे मैंने सिर्फ बेहोश किया था, जबकि दूसरे 2 घोड़े जिनके मालिक अशरफ खान के हाथों कत्ल हो चुके थे, कदरे ला ताल्लुक से एक तरफ खड़े थे। मैंने घोड़े की वफादारी के बहुत से किस्से सुन रखे थे, कुछ मिसालें अपनी आंखों से भी देखी थीं, लेकिन ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई घोड़ा मालिक को गजंद पहुंचते देखकर इस कदर जज्बाती भी हो सकता है। उसकी गजबनाकी ने मुझे खौफजदा कर दिया था। अशरफ खान ना जाने कहां छुप गया था। मैं तेजी से घूमकर कार के दूसरी तरफ पहुंचा। घोड़ा भी मेरे तौक़ुब में वहीं पहुंच गया। मुझे इतना एहसास जरूर था कि अगर मैं इधर उधर भागा तो घोड़ा मेरी पीछा नहीं छोड़ेगा। चुनांचे मैं तेजी से कार के नीचे घुस गया। घोड़े ने पहले घूमकर कार को 2-3 दुलतियां रसीद की, फिर झुककर खुद भी कार के नीचे घुसने की कोशिश करने लगा। बिलाखिर वो बैठ गया। सर तो उसने कार के नीचे घुसेड़ ही लिया था, बाकी जिस्म को भी अंदर लाने के लिए जोर लगा रहा था। एक तो वैगनेर कार का अपना वजन, ऊपर से इसमें शराब की पेटियां लदी हुई थीं। इसके बावजूद घोड़े की जोर आजमाई से वो ऊपर नीचे होने लगी थी। घोड़े की बाछों से झांकते हुए चौड़े चौड़े दांत मुझसे मुश्किल 1 बालशित के फासले पर थे और उंगनी की तरह चलती हुई इसकी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं दूसरी तरफ को खिसकता जा रहा था। मेरा अंदाजा था अगर घोड़े की गजबनाकी का यही आलम रहा और वो यूं ही जोर लगाता रहा तो कोई बाइद नहीं के वो गाड़ी को उलट ही दे। इसलिए मैंने उसे गाड़ी के नीचे फंसा हुआ छोड़कर दूसरी
दूसरी तरफ से निकल जाना बेहतर समझा, मगर साथ ही आतिशे इंतकाम से झुलसा हुआ वो हैवान भी गाड़ी के नीचे से निकल आया। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी के गिर्द घूमकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी तकरीबन आधी खोपड़ी उड़ गई। वो गिर पड़ा, लेकिन मुझे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि इससे मुझे छुटकारा मिल चुका है। चंद लम्हे तक मैं गाड़ी का सहारा लिए खड़ा हाँपता रहा। फिर मैंने मुड़कर देखा, अशरफ खान राइफल हाथ में लिए खड़ा था। वो गोया किसी ख्याल से चौंक कर मुस्कुराते हुए बोला, माफ करना यार, तुम्हें इतनी तकलीफ इसलिए उठाना पड़ी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। इंसानों के मामले तो मुझ जैसे लोग एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस घोड़े ने तो वाकई मुझे भी बौखला कर रख दिया था। पहले तो मैं खंजर ही लिए इस पर झपटने लगा था, लेकिन बर वक्त ही एहसास हो गया कि खंजर से उसे मारते मारते मैं खुद ही न मारा जाऊं। उसने हाथ में पकड़ी हुई राइफल कंधे से लटका ली और दूसरे डाकू की राइफल उठाकर मुझे देते हुए बोला, मेरा ख्याल है अब हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए, बहुत वक्त जाया हो चुका है। मेरा हुलिया ऐसा हो रहा था जैसे मैं कपड़ों समेत अखाड़े में उतर गया था और किसी मशाक पहलवान ने मुझे खूब पटखनियां दी थी। मैंने कपड़े अच्छी तरह झाड़े, दरख्तों, झाड़ियों और लटकी हुई जड़ों के हल्के से निकलकर अपना बैग उठाया और वापस कार के करीब पहुंचा। अशरफ खान दूसरी तरफ खड़ा मुर्दा घोड़े को अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैं भी इस तरफ चला गया। घोड़ा आड़ा तिरछा पड़ा था, उसकी गर्दन तशंजी सी कैफियत में मुड़ी हुई थी। आधी खोपड़ी के साथ इसकी एक आंख भी गायब हो चुकी थी, मगर दूसरी आंख खुली थी और इसमें मजनूनाना इंतकाम की चमक अब भी मांद नहीं पड़ी थी। इसकी शिकस्ता खोपड़ी से खून और बेजे का मलगूबा बहकर जमीन पर जमने लगा था। मुझे कराहत सी महसूस हुई और मैंने नजर फेर ली। मुझे माहौल में किसी तब्दीली का एहसास हुआ। इधर उधर देखा तो इस तब्दीली का इदराक हो गया। दोनों घोड़े गायब हो चुके थे। इन दोनों लाशों और इस जिंदा डाकू का क्या करना है? मैंने अशरफ खान से पूछा। जो जहां है और जैसा है इसे वहीं और इसी हालत में पड़ा रहने दो, अशरफ खान ने जवाब दिया और चाबी निकालकर कार का दरवाजा खोलने लगा। उसने राइफल कार के फर्श पर डाल दी और दूसरा दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग संभाल लिया। मैंने भी राइफल सीट के आगे फर्श पर ही रख दी और अशरफ खान के बराबर बैठकर पीछे देखा। कार में सिर्फ 2 ही सीटें थी। पिछला हिस्सा निशिस्तों से खाली था। इसमें कार्टन भरे हुए थे और इन पर खूबसूरत लेबल भी चमक रहे थे। इन पर से कपड़ा हट गया है, वो जरा सही कर दो, अशरफ खान ने हदायत की। मैं इन पेटियों को अच्छी तरह कपड़े से ढांप चुका तो अशरफ खान ने कार स्टार्ट की और चंद लम्हे बाद हम झुंड से बाहर आ चुके थे। हचकोले और लहरिए खाती हुई कार बिल आखिर पगडंडी पर आई और 2.5-3 मील के सफर के बाद हम अचानक ही एक तंग सी सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचते ही फोर्ड फराटे भरने लगी। अशरफ खान वाकई बड़ा मशाक ड्राइवर था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। उसने एक शहर का नाम लिया। नाम कुछ और था, लेकिन मैं मसलहतन इसे शहजाद कोट कहूंगा। इस शहर का नाम मैंने बारहा सुना था। वहाँ मेरा घर है, अशरफ खान ने बताया। अपने बहुत से भाई बंद वहाँ रहते हैं। माल की वसूली और सप्लाई का वहाँ माकूल इंतजाम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।